हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन द चेंज ऑफ वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू अदर सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब जब वन या एक से ज़्यादा जो सब्सटेंस है या वन या मोर देन वन सब्सटेंस जो है रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम न्यू प्रोडक्ट बनता है जिसकी जो प्रॉपर्टी है और जिसका जो कंपोजिशन है वो जो रिएक्टेंट जो होते हैं उससे डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एकदम न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे बच्चों आपने रिएक्शन देखी होगी, A+B से बन रहा है C+D, मतलब ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो अब जो ये रिएक्टेंट है ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस या फिर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो रिएक्टेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसमें केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एकदम न्यू सब्सटेंस बनता है। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास हम लोग कैसी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, हमारी लाइफ में हमारी सराउंडिंग में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है। सो डिफरेंट बिटवीन, तो सबसे पहले हम फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। जो हमारे सराउंडिंग में हम लोग जो चेंजेस देखते हैं उसमें डिफरेंस देखते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे केन है, इसको हमने मोड़ दिया तो इसे हम क्या कर सकते हैं, वापस इसके शेप में ला सकते हैं। उसी तरह से सबसे बेस्ट एग्जांपल है वाटर का। जब हम वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो उसकी आइस बन जाती है, और जब हम इसे फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो आइस जो है वो मेल्ट होके वापस क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल है फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसका, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हमने कुछ किया है तो वो अपनी वापस वही पोजीशन में आ जाएगी। उसी तरह से जो केमिकल चेंजेस है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे हम जो फूड खाते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वापस क्या फूड में चेंज हो जाता है, तो वो नहीं होता है ना फूड में चेंज। उसी तरह से ये क्या है, केमिकल चेंज है, उससे इसमें क्या होता है, एकदम न्यू सब्सटेंस बनता है। और जो केमिकल चेंजेस होते हैं उन्हें रिवर्स नहीं कर सकते, यानी जो पहले जैसी चीज़ है उसको वापस उसी शेप में नहीं ला सकते या उसे पहले की जैसा नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह से जैसे एग है, एग का हमने क्या, जब ऑमलेट बना दी तो उस ऑमलेट को बनाने के बाद हम उसे वापस एग में नहीं चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से जो रोटन एग है, यानी रोटन एप्पल है, ये अगर ख़राब हो गया तो इसे वापस हम सही नहीं कर सकते। जैसे हमने ये केक बनाया तो अभी जब केक बनने के बाद इसे हम वापस उन्हीं इंग्रेडिएंट्स में चेंज नहीं कर सकते जिससे केक बना हुआ है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस में एकदम न्यू सब्सटेंस बनते हैं, और जो फिजिकल चेंज है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इन सब फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। फिर हम देखते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में जो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं केमिकल चेंजेस के, उन्हें देखते हैं। जैसे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क जो है कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में, यानी जो दूध है वो दही में जब चेंज हो जाता है तो हम उसे दही को दूध में फिर से नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ। एन आयरन तवा नेल पैन रस्टिंग इन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जब हम किसी लोहे की चीज़ को ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में काफ़ी दिन तक छोड़ देते हैं तो उस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, जब ग्रेप्स जो है ख़राब हो जाते हैं तो हम उन्हें वापस फ्रेश ग्रेप्स में चेंज नहीं कर सकते। फूड इज़ कुकड, जब फूड को हम बना लेते हैं, जैसे आप समझिए कि आपकी मम्मी या कोई भी जब रोटी बना रहा है तो उस रोटी को वापस वो फ्लावर में चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो, कुकड फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो
वो हमारी बॉडी में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब इनसे मिलकर वापस जो फूड तो नहीं बन सकता, तो ये क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई, यानी इसमें एकदम न्यू सब्सटेंस बने। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। तो ये क्या सारी चीज़ें क्या हुई, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हुए। पर ये जो सारे एग्जाम्पल्स है किसके है, ये एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी बुक के हैं, जहाँ पर और ये लिखा हुआ है व्हेनेवर केमिकल चेंजेस अकर वी से दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसका मतलब ये है जहाँ पर भी केमिकल चेंजेस हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कुछ और डिफरेंस, या जो हमने अभी पढ़ा है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। फिजिकल चेंजेस आर मोस्टली रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो फिजिकल चेंजेस में जो जैसे हमने कोई भी फिजिकल चेंज देखा, जैसे पानी और वाटर का चेंज देख लीजिए, उसे हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। वाटर और आइस का जो चेंज है, जैसे आपने देखा है कि वाटर को आइस में, आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी तरह से जो केमिकल चेंजेस है, जैसे दूध का दही में जमना, अब दही से हम वापस दूध तो नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं। इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल चेंजेस में, और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। द सब्सटेंस रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, इसमें जो सब्सटेंस है वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को वापस ले लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें टोटली न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से, जिससे बने हुए होते हैं उससे इनकी प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होती है। तो ये हुए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस में कुछ डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जब होती है तो क्या क्या हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। सो हाउ डू यू नो इफ़ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, तो केमिकल रिएक्शन हुई है ये हमें कैसे पता चलता है। अ कलर चेंज टेक प्लेस, चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट चेंज हो जाती है। अगर जो रिएक्टेंट्स है वो सॉलिड है, और जब रिएक्शन होने के बाद वो किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, या फिर जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाए, या फिर जो सॉलिड है वो गैस में चेंज हो जाए, तो ये क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे गैस का भी इवोल्यूशन होता है। जैसे अभी आप आगे जो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे गैसेस का भी इवोल्यूशन होता है, यानी जब रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट करते हैं तो गैस भी जो है फॉर्म होती है प्रोडक्ट में। अ फ्लेम अकर, फ्लेम बनती है। अ सॉलिड पीपीटी फॉर्म, मतलब जो सॉलिड पीपीटी जो होता है जो इनसॉल्युबल होता है जैसे वाटर में, तो वो क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, तो वो क्या करता है, एक पीपीटी फॉर्म करता है। इन्हें भी हम आगे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ेंगे। बबल्स आर फॉर्म्ड विदाउट हीटिंग, हीट किए बिना ही बबल्स का फॉर्मेशन होता है। लाइट और हीट इज गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, जब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाने के लिए या तो हमें हीट देनी पड़ती है, या फिर जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो उनमें से हीट निकलती है। वाटर इज प्रोड्यूस, वाटर भी फॉर्म होता है जब प्रोडक्ट फॉर्म होता है तब। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो हुई है। रिएक्टेंट, अ सब्सटेंस टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और रिएक्टेंट किससे कहते, रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हुआ, रिएक्टेंट हुए। और प्रोडक्ट, द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, जो प्रोडक्ट होते हैं वो वह सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो आपको समझ में आ गया होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी दी गई है 1.1, उसे हम देखते हैं। इसमें क्या करेगी, सबसे पहले टेक अ 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन
एंड इट रबिंग बाय सैंड पेपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे जो 3 to 4 सेंटीमीटर लंबी होगी। उससे पहले हम क्या करेंगे, सैंड पेपर से रब करेंगे। फिर क्या करेंगे, उससे हम जैसे आप देख सकते हैं ये टोंग है, इससे क्या कर रखा है, इसने होल्ड कर रखा है मैग्नीशियम रिबन को, और इसे स्प्रिट लैम्प या बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, इसे जलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो वॉच ग्लास है, ये जो वॉच ग्लास है, इसे क्या बोलते हैं, ये जो बाउल की शेप में है इसे क्या बोलते हैं, वॉच ग्लास कहते हैं। तो वॉच ग्लास में क्या होता है, इसकी जो राख होती है, राख मीन्स ऐश जो है वो क्या होती है, इसमें कलेक्ट हो जाती है। तो ये जो कलेक्ट हुई है राख, ये क्या कहलाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो मैग्नीशियम रिबन जो है जल रहा है, किसकी प्रेजेंस में जल रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन किस में होती है, एयर में होती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है इसकी प्रेजेंस में जब इसे हीट करेंगे तो जो मैग्नीशियम रिबन है तो वो क्या होगी, बर्न होके क्या बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो इसे हम देखते हैं हमने क्या ऑब्जर्व किया जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न, जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न होती है किसके साथ, विद अ डेजिंग वाइट फ्लेम के साथ। जब भी कोई चीज़ जलती है तो कैसे वाइट फ्लेम निकलती है, किसी में से येलो फ्लेम निकलती है, लेकिन जो मैग्नीशियम रिबन है जब जलती है तो इसमें से कैसी फ्लेम निकलती है, वाइट फ्लेम, एंड चेंज इनटू अ वाइट पाउडर। और ये रिबन जो है वाइट फ्लेम के साथ जलती है, किसमें, वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो पाउडर है ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये रिएक्शन कैसे होती है, मैग्नीशियम को जब बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होती है एयर में, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है और क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक्टिविटी में क्या हुआ, इस एक्टिविटी में आपने क्या देखा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट्स है, और इन्होंने कम्प्लीटली नया सब्सटेंस बना दिया, यानी प्रोडक्ट बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस बना, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि केमिकल रिएक्शन जो होती है जब भी होती है तो एक न्यू प्रोडक्ट बनता है जो रिएक्टेंट या जिनसे वो बना हुआ होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। What do you observe when potassium iodide solution is added to lead nitrate solution? हम क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देन अ येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, लेड आयोडाइड का। मतलब लेड आयोडाइड जो है उसका क्या बनता है, येलो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो किसका होता है, पोटेशियम नाइट्राइट का। इसे हम रिएक्शन में देख लेते हैं। जैसे हम लेड नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई तो लेड और जो आयोडाइड है ये जो है रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, येलो इनसॉल्युबल पीपीटी, येलो इनसॉल्युबल पीपीटी बनाते हैं। और क्या ये पोटेशियम नाइट्राइड जो होता है ये क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, यानी सिर्फ ये मतलब वाटर की जैसा फॉर्म में होता है। और आप देख सकते हैं जैसे ये रिएक्टेंट जो थे एक्वस में थे, यानी ये एक सॉल्यूशन थे, और जब इनमें रिएक्शन हुई तो ये किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन हुई तो जैसे इसमें क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई। इस रिएक्शन में क्या हुआ, स्टेट चेंज, रिएक्टेंट्स की क्या हो गई, स्टेट चेंज हुई है। मतलब ये जो रिएक्टेंट थे किस में थे, एक्वस सॉल्यूशन में थे, मीन्स लिक्विड थे, और जब इनमें रिएक्शन हुई तो किस में चेंज हो गए, सॉलिड में। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें स्टेट चेंज हुई, इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे आप देख सकते हैं ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, इसमें लेड नाइट्रेट जो है उसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा,
पोटेशियम आयोडाइड, जैसे नीचे वाले जो आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये किसके लेड आयोडाइड के, सॉरी लेड आयोडाइड के जो है मॉलिक्यूल्स है। और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं पीपीटी, ये फॉर्म कर रहे हैं येलो पीपीटी फॉर्म कर रहे हैं। और जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो एक्वस फॉर्म में जो है यहाँ ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से जो लेड आयोडाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने क्या करी, पीपीटी को फॉर्म किया। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या होती है, स्टेट चेंज होती है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कैसे एक्वस रिएक्टेंट्स जो है उन्होंने रिएक्ट किया और कैसे सॉलिड प्रोडक्ट मिला। मतलब जो प्रोडक्ट बना है वो एकदम न्यू प्रोडक्ट बना है, जिसकी प्रॉपर्टी है और जो कंपोजिशन है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.3। What happened to take zinc granules in conical flask when dilute hydrochloric acid or sulfuric acid added to it? क्या होता है जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स है, उसमें हम जो एसिड है उसको मिक्स करेंगे। जैसे एसिड में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो जिंक है वो क्या है, एक एक्टिव मेटल है और ये जब ये रिएक्ट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो फॉर्म करती है सॉल्युबल जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या फॉर्म करती है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन। जैसे आप देख सकते हैं जिंक जो है HCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो वी कैन ऑब्जर्व बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी अभी हमने देखा था जब केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होती है, गैस भी फॉर्म होती है, यानी गैस भी बनती है। जब हम सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं या रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में क्या फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इस तरह से क्या हो, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स है वो निकल रहे हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि जब हमने रिएक्ट करवाया तो गैस का इवोल्यूशन हुआ, यानी गैस का फॉर्मेशन हुआ। इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब वी फील अ सेंस ऑफ हॉटनेस एज देयर इज़ अ रेज इन टेम्परेचर। जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे तो हमें फील होगा कि ये जो है कुछ गर्म हो गया है या हॉट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जब हुई है तो इसमें से क्या हुआ है, कुछ हीट भी रिलीज़ हुई है, गैस का इवोल्यूशन हुआ है, हीट रिलीज़ हुई है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन होती है जिसमें हीट निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं एंड जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जो कि जनरेट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुई है। इसमें क्या हुआ है, हीट, एक तो मतलब दो चीज़ें हुई है। एक तो हुआ है गैस का इवोल्यूशन हुआ है, यानी जब रिएक्शन हुई तो गैस निकली है, और दूसरा इसमें क्या हुआ है, हीट जो है वो बाहर निकली है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ है, हीट निकली है और गैस जो है वो बाहर निकली है। इसका मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो बच्चा आपने ये जो 3 एक्सपेरिमेंट देखे इसमें आपने देखा कि जब केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसका मतलब इसमें ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे हैं इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आपने देखे हैं। इसका मतलब ये जो तीनों रिएक्शंस हैं इनमें केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा, ये जो हमने तीनों एक्सपेरिमेंट्स में जो भी चीज़ें पढ़ी है यही सब चीज़ें जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगा। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा इन तीनों रिएक्शंस में कि गैस का इवोल्यूशन भी हुआ है, स्टेट भी चेंज हुई है, टेम्परेचर भी चेंज हुआ है और कलर भी चेंज हुआ है। तो आपने बच्चों इस तरह से आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हुई है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है केमिकल इक्वेशन है। मीन्स
जो भी इक्वेशन जैसे सेंटेंस फॉर्म में लिखी हो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में चेंज करें तो वो क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। जैसे बच्चों अभी हमने आगे एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मैग्नीशियम पूरा ना लिखकर किससे रिप्रेजेंट किया गया है, Mg। इसका मतलब मैग्नीशियम, ये क्या है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर इसकी सिंबॉलिक फॉर्म है। और ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन ना लिखकर सिर्फ O लिखा गया है और इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को Mg और O इससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसे क्या शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना या फिर कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन है। और इनके बीच में जो प्लस साइन है वो क्या करता है, सेपरेट करता है टू सब्सटेंस को। जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो प्लस साइन है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं बच्चों आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस साइड में बनता है, राइट हैंड साइड पे बनता है। और जो वर्ड इक्वेशन होती है उसमें जो एरो होता है वो शो करता है कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, तो एरो से इसे शो किया जाता है। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे अभी हमने पढ़ा, जैसे रिएक्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और जो रिएक्टेंट या एक से ज़्यादा हो गए तो उनके बीच में किसका साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। सिमिलरली जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बन रहा है तो उसमें भी क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा। तो सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। द एरो हेड पॉइंट टूवर्ड द प्रोडक्ट, जो एरो का हेड है वो पॉइंट करता है कि प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है और शो करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, और रिएक्शन की डायरेक्शन को शो करता है एरो हेड। रिटन अ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म ही क्या होगा, केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्टेंट आर रिप्रेजेंट इन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट। जैसे A + B ये रिएक्टेंट है और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। C और D ये क्या है, एक तरह से प्रोडक्ट। उसी तरह से केमिकल इक्वेशन जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें दे दी जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, काउंट करने होंगे एलिमेंट्स के एटम्स को। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो रिएक्टेंट्स है उसमें जो एटम्स है वो प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब तो ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। सो काउंट and compare the number of each element on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atom of each element the same of both sides, then the equation is balance। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों में एटम्स जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, तभी वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। जैसे NCERT बुक में ये एक इक्वेशन है ZnS2SO4, इससे क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या हुआ, Zn है यानी जिंक है, यहाँ पर जिंक का 1 एटम है तो यहाँ पर भी जिंक का 1 ही एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे सल्फर का 1 एटम है तो यहाँ पर सल्फर का 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे एटम्स एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनका नंबर सेम है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और उसी तरह से क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट नॉट द सेम, जो एलिमेंट्स का नंबर होता है वो दोनों साइड सेम नहीं होता है तो वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है। और ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम है यहाँ पे 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन को ही कहते हैं स्केलेटन केमिकल इक्वेशन।
जैसे अभी हमने पढ़ा बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो उसमें क्या होता है, जो मास होता है उसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जो केमिकल रिएक्शन जो है उसमें मास जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। द वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंट एज, वर्ड इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, उससे बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। और इसी वर्ड इक्वेशन को जब सिंबॉलिक फॉर्म में यूज़ करेंगे तो जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और H2 गैस रिमूव होती है। तो इस तरह से ये क्या हो गई, एक बैलेंस इक्वेशन हो गई, और ये ही केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन हो गई, जो कि हमने कंसाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट की है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, जैसे Zn है, यहाँ पे जिंक का 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 ही एटम है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। सल्फर का यहाँ पे 1 एटम है, सल्फर का यहाँ पर भी 1 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम है। मतलब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसके लिए सबसे इजी तरीका होता है कि आप टेबल बना के देख सकते हैं। पहले आप जो टेबल है उसमें एलिमेंट्स के नंबर लिख लीजिए, जैसे जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। जो भी एटम इसमें यूज़ हो रहे हैं उन्हें एक साइड एलिमेंट की जगह लिख लीजिए। देन इसके एटम्स को हम काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे। अगर दोनों सेम आए इसका मतलब है कि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस है। जैसे जिंक है, जिंक का 1 एटम है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे यानी प्रोडक्ट साइड पे भी 1 ही एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पर भी 2 एटम है और यहाँ पर भी 2 एटम है। उसी तरह से सल्फर का यहाँ पे 1 एटम है और यहाँ पर भी 1 ही एटम है। उसी तरह से ऑक्सीजन के 4 एटम्स है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 4 एटम है तो राइट हैंड साइड पे भी 4 ही एटम है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उसी तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, जो मास होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट एंड द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। On other word, number of atom of each elements remain the same before and after chemical reaction। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है एलिमेंट्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हैंस वी नीड अ बैलेंस अ स्केलेटन केमिकल रिएक्शन। इसलिए हमें स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो है उसे बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे बच्चों आपको एग्ज़ाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है, तो आप उनको किस तरह से बैलेंस करेंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि इसमें कौन सा नॉन मेटल है और फिर आपको देखना होगा कौन सा मेटल है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एल्यूमिनियम है, ये क्या है, एक मेटल है। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन है, ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आप पहले बैलेंस कर लीजिए। जैसे आपने पहले नॉन मेटल को बैलेंस किया, नॉन मेटल, देन फिर आप बैलेंस कर लीजिए मेटल को। उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एंड फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो बच्चों आप ऑक्सीजन को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं नॉन मेटल कौन सा है। इसमें नॉन मेटल इसमें है कार्बन। तो कार्बन के यहाँ पर कितने एटम से 3, पर यहाँ पर कितना है, 1 ही एटम है। तो हम कार्बन के आगे क्या लगा देंगे, 3। अब यहाँ पर कार्बन के कितने एटम हो गए, 3 एटम्स। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया, बैलेंस। उसी तरह से अब हम देखते हैं, हमने नॉन मेटल को बैलेंस कर लिया, अब हम मेटल को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम के कितने एटम है, 4 एटम है और यहाँ पर ओनली 1 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो इस तरह से कार्बन और एल्यूमिनियम क्या हो गया, बैलेंस हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स है प्रोडक्ट साइड में, 4 × 3 12 हाइड्रोजन, 4 × 3 12 हाइड्रोजन, मीन्स टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 24 हाइड्रोजन।
और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। 24 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 24 हाइड्रोजन। तो अब हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 4 × 3, इसका मतलब कितनी ऑक्सीजन हुई, 12 ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हम इस कंप्लीट रिएक्शन को लिख लेते, प्लस 12 H2O 3 CH4 4 एल्यूमिनियम OH3। अब आप देख लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, कार्बन यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 24 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 24 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है, 12 है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई है। मतलब हमने इसे बैलेंस करके बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना दिया है। तो बच्चों, आपके एग्जाम में ऐसी बहुत सी कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है जिन्हें आपको बैलेंस करने के लिए दिया जा सकता है। तो आप उसे इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, और आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा आता जाएगा। उसी तरह से अब हम देखते हैं, यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड है और HCl से इसका रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड H2O यानी वाटर और क्लोरीन गैस जो है वो निकल रही है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैग्नीज है, इसका 1 एटम है, यहाँ पर भी 1 एटम है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन पहले हम क्या बैलेंस करते हैं, मेटल को। तो मेटल हमने बैलेंस कर लिया। फिर हम नॉन मेटल को देख लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 4 क्लोरीन, और यहाँ पर 2 क्लोरीन और 2, यहाँ इसका मतलब यहाँ ये भी 4 क्लोरीन है। इसका मतलब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 × 4, यहाँ पर भी 4 ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 2 है। तो इसका मतलब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, आपके लिए कोई सी भी इक्वेशन आ सकती है, इसे आप बैलेंस कर सकते हैं। ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस था, इसलिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई। बच्चों, आपके लिए एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, आपको हमेशा बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दी जाएगी। उसी तरह से ये एक अलग टाइप की इक्वेशन है, जिसके अंदर थोड़ा सा अलग रूल फॉलो होगा बैलेंस करने के लिए। तो उसके लिए हम देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पर एक ही एटम है एल्यूमिनियम का, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम के कितना एटम है, 1 एटम है। इसका मतलब एल्यूमिनियम बैलेंस है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। अब हम क्लोरीन देखते हैं, क्योंकि नॉन मेटल है। क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब हम H2 देखते हैं, यानी हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो अब ये क्या हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे 2 भी लगा देंगे तो भी ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। पर यहाँ पर हम कुछ चेंज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, 3HCl AlCl3 + H2। अब यहाँ पर 3 है, पर यहाँ पर भी हमें 3 ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3/2 कर देंगे। तो समझ लीजिए 2 से 2 कट गया, पर अभी हम इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी हमें ये जो नंबर होता है, इसको कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, यानी कभी हमें इनको बदलना नहीं है। ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो समझ लीजिए कट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 × 2 6 HCl 2 AlCl3 प्लस 3/2 से 3/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, 3H2। तो अब हम देखते हैं, इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है। क्लोरीन 6 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 6 ही क्लोरीन है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हुई। तो बच्चों, इस तरह से यदि कोई आपकी इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं हो रही है, तो आप उसे इस तरह का मेथड अप्लाई करके उसे बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये C2H6 + O2
से रिएक्ट कर रहा है, उसमें क्या बन रहा है, CO2 प्लस H2O बन रहा है। उसी तरह से सबसे पहले हम जो है कार्बन को बैलेंस करते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर कितना है, कार्बन 1 ही है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3, यानी ये कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। 6 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 ऑक्सीजन प्लस 2 × 2 यानी 4 ऑक्सीजन। तो कितने ऑक्सीजन हुए, टोटल 7 ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पर जब 3 लगा दे तो 3 × 2 क्या होगा, 6, तो 6 हो रहा है। पर फिर भी अभी तक ये 7 हाइड्रोजन नहीं बना पाएंगे हम इसको, और यदि हम यहाँ पे 4 लगा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तब भी ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो एक बार हम इस इक्वेशन को पूरा इस तरह से लिख लेते हैं, O2 CO2 प्लस 3H2O। तो अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हमने देखा यहाँ पे हमने ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन हुई यहाँ पे, 2 × 2 4 ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो टोटल मिला के कितनी हुई, 7 ऑक्सीजन। अब हमें यहाँ पर भी 7 करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 7/2 कर देंगे, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, इस तरह से समझ लीजिए। और क्या होगा, ये जो पूरी इक्वेशन है इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2C6H6 प्लस 7 × 2 करेंगे, 7/2 को × 2 करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7O2 प्लस 2CO2 प्लस 3 × 2 6H2O। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस है। उसके लिए क्या देखते हैं हम, सबसे पहले कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 6 × 2 12 कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 × 2 कितने कार्बन है यहाँ पर, 4 कार्बन है, और यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 2 × 2 यहाँ पे 4, तो यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 6 × 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 × 6 12 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 7 × 2 कितने हो गए, 14 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 × 2 कितना होता है, 8 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन, तो 8 और 6 कितना होता है, 14 ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इस अदर मेथड से भी। अब हम ये इक्वेशन देखते हैं जिसमें मीथेन गैस है, O2 के प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है तो CO2 और क्या बनता है, H2O बनता है। तो जैसे अब आप देख सकते हैं कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, मतलब 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन। तो क्या करेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, और ये क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसे भी हम इस तरह से टेबल बनाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट लिख सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनको, एंड राइट हैंड साइड पर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखकर हम शो कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स कौन कौन से, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जैसे यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं, 4। ऑक्सीजन यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 4, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 4। तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों, आपको एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये टेबल बनाकर देख सकते हैं कि आपने इक्वेशन को सही बैलेंस किया है कि नहीं किया है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो NCERT का एग्जाम्पल है, जिसमें हमें ये इक्वेशन बैलेंस करनी है। तो NCERT बुक में जो एक अलग मेथड भी दिया गया है, जिसके अंदर
जिसमें बताया गया है कि जहाँ पर भी हमें ज़्यादा एटम्स दिख रहे हैं उसे क्या करना है, उन एटम के ग्रुप को हमें सेलेक्ट करना है और पहले उसको हमें देखना है, उस अकॉर्डिंग हमें बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम ऑक्सीजन एटम को लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको, 4 ऑक्सीजन दिख रहा है। और यहाँ पर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, ओनली 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पर भी 4 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और 4 ही ऑक्सीजन यहाँ हो गए। अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर 2 इंटू 4 कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसे 8 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। उसी तरह से अब हम यहाँ पे जो आयरन है यानी फेरस है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर फेरस के आयरन के 3 एटम है और यहाँ पे आयरन के कितने एटम है, 1 एटम है। यहाँ पे इसे 3 एटम बनाने के लिए हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी 3 एटम्स हो गए फेरिक के और यहाँ पर भी 3 एटम हो गए फेरिक के। तो अब क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। तो बच्चों आपको और भी प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है गूगल से देख सकते हैं और जो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा। अब जो बच्चों है एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 6 पर जो है एक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको क्यों क्लीन किया जाता है बर्न करने से पहले। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्यों क्लीन किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम रिबन है वो क्या, जो एयर में ऑक्सीजन है उसे रिएक्ट करती है और उसके ऊपर जो एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम कार्बोनेट की उसकी सरफेस पर। तो उसे रब करके क्या किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है उसको हटाने के लिए। तो बच्चा आपको इसका आंसर पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है। उसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी आपको जो केमिकल रिएक्शन दे दी जाए और उसके आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो आप उसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जैसे आपको किसी भी कंपाउंड का नाम दे दिया जाए तो आप उस कंपाउंड को इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपाउंड जो है, जैसे अभी हमने पढ़ा था जैसे ZnSO4 है, ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो जैसे ये हमें पता है कि ये कंपाउंड है, अगर इसे इसी तरह से लिख दिया जाए जिंक सल्फेट, तो आप इसे किस तरह से ZnSO4 लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये आपको कंपाउंड का नाम दे दिया गया है, इसे आपको इक्वेशन में चेंज करना है यानी इसे सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना है। तो उसे चेंज करने के लिए आप उसे किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, आयन से। तो आयन्स जो होते हैं, आयन्स कौन कौन से होते हैं, कैटायन होता है और एक एनायन होता है। तो कैटायन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और जो एनायन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आयन होता है। तो इस तरह से कंपाउंड भी इसी तरह से बने हुए होते हैं। जैसे ये जिंक है ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये जो सल्फेट है नेगेटिवली चार्ज होगा। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, यानी जब कैटायन और एनायन मिलकर क्या बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड को बनाते हैं। तो अब बच्चों हमें देखना होगा कि पॉजिटिव आयंस कौन से होते हैं और नेगेटिव आयंस कौन से होते हैं। तो बच्चों केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें जो होती है वो याद करने की होती है। तो आपको जो ये आयंस होते हैं इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं वो आपको आने चाहिए। तो उसके लिए हम एक टेबल देखेंगे, जिससे आप उतना भी याद कर लोगे तो आप एग्जाम के अंदर इजीली किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को इजीली लिख कर आ सकते हो। या किसी भी कंपाउंड दे दिया जाए आपको, उस कंपाउंड को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हो या इसके फॉर्मूला में लिख सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कैटायन।
तो कैटायन कौन कौन से होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा जो ग्रुप फर्स्ट होता है, जिसे हम, जैसे आपने याद किया होगा, जैसे हाँ ली ना के, ये रब से फरियाद, तो इस तरह से आपने जो याद किया उस, ये जो ग्रुप है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो इनके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। उसी तरह से जो ग्रुप सेकंड है जिसमें लिखा होता है बेटा मांगे कार सुंदर बारात, उस तरह से जो आपने याद किया है, तो जो ग्रुप सेकंड होता है उसमें क्या होता है, जो बेरिलियम है उस पर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज होता है, और कैल्शियम पे +2 होता है, स्ट्रॉन्शियम पे +2 होता है, रेडियम पे +2 होता है, और बेरिलियम पे कितना होता है, +2 होता है। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप 2 है उस पर कितना चार्ज, उस पर क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। उसी तरह से ग्रुप 11 में जो सिल्वर होता है उस पर कितना चार्ज होता है, +1। उसी तरह से ग्रुप 12 है उसमें क्या होता है, जिंक है, कैडमियम है, तो उसमें क्या होता है, +2 चार्ज होता है। तो बच्चों आपको ये याद करना पड़ेगा, एक दो बार आप इसे देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा बहुत ईजिली। ग्रुप 13 में क्या है, एल्यूमिनियम है और गैलियम है, इसका चार्ज होता है +3 और इस गैलियम का होता है +3। उसी तरह से कॉपर के जो है 2 चार्जेस होते हैं, यानी एक कॉपर जो है क्यूप्रस की फॉर्म में होगा तो उसका +1 चार्ज होगा, और जब कॉपर है वो क्यूप्रिक की फॉर्म में होगा तो उसका +2 चार्ज होगा। उसी तरह से आयरन को क्या बोलते हैं, फेरस। तो फेरस जब, ये भी, इसकी भी 2 चार्जेस होते हैं, जब फेरस होगा तो +2 होगा, और जब फेरिक होगा तो +3 चार्ज होगा। उसी तरह से टिन को क्या बोलते हैं, स्टेनस की फॉर्म में होगा टिन तो क्या होगा, +2 चार्ज होगा, और स्टेनिक की फॉर्म में होगा तो +4 चार्ज होगा। उसी तरह से अब हम देखते हैं एनायन। एनायन में क्या होता है, जैसे ग्रुप 17 जिसमें ये सब गैसेस आती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनमें क्या होता है, -1 चार्ज होता है। एनायन का मीन्स होता है नेगेटिव चार्ज। ग्रुप 16 में क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन आता है, सल्फर है, सेलेनियम है, तो इसमें क्या होगा, -2 चार्ज आएगा। उसी तरह से क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें क्या होगा, -1 चार्ज होगा। ऑक्साइड में -2 होगा, सल्फेट में -2 होगा। अब सल्फाइड की कितनी फॉर्म्स है, 3 फॉर्म में, यानी सल्फर की कितनी फॉर्म हो गई, 3 फॉर्म हो गई। सल्फेट -2, सल्फाइड -2 एंड सल्फाइट -2 चार्ज होगा इस पर। उसी तरह से नाइट्रोजन जो है, जो ग्रुप 15 में होता है उसमें -3 चार्ज होता है, फॉस्फोरस में -3 चार्ज होता है। इस तरह से जब अब हम इसको जब कंपाउंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से जो है कंपाउंड फॉर्म में चेंज होता है, तो इनकी जो चार्ज है ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड। उसके लिए हम क्या करेंगे, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, Cl। अब सोडियम पे कितना चार्ज होता है, सोडियम पर चार्ज होता है +1, यहाँ पे लिख देते हैं +1, और क्लोरीन पे -1। तो अब क्या होगा, जो ये 1 है ये, इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, इसका जो 1 है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, जैसे Na1 या क्लोरीन 1, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसे क्या लिखेंगे, NaCl। उसी तरह से क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट, CO3, कार्बोनेट पे क्या साइन होता है, -2, और सोडियम पे +1, तो 1 यहाँ आ गया और 2। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बेस में ये जो है नंबर, जो इनके चार्ज है ये इनके बेस में मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी सोडियम पर क्या आ जाएगा, Na2 और CO3 इस तरह से रह जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 1 लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका जो कंपाउंड जो है वो इस तरह का बन जाएगा, और NaCl का इस तरह से, यानी सोडियम, ये है सोडियम क्लोराइड और ये है सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे हम जो किसी कंपाउंड के नेम को किस में चेंज कर दिया हमने, फॉर्मूला में, यानी ये किसका क्या बन गया है, फॉर्मूला बन गया है, यानी केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से जो है एल्यूमिनियम सल्फेट और
और एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज होता है +3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसको हम 3 को नीचे लिख देंगे और इसके जो 2 है इसको नीचे लिख देंगे। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एल्यूमिनियम में आ जाएगा 2 और इसमें जो है ये यहाँ चल जाएगा और ये क्या है यहाँ चला जाएगा और SO4 और इससे कंप्लीट से इस जो SO4 जो है इस पूरे से ही ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 3। तो इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की जो पे चार्ज होता है वो क्या होता है +3। उसी तरह से ऑक्साइड जो है उस पे चार्ज क्या होता है 2-। अब इससे क्या लिख देंगे, 3 को यहाँ लिख देंगे और 2 को कहाँ लिख देंगे यहाँ। अब इनमें करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 जो है इधर चला जाएगा और 2 जो है इधर आ जाएगा, यानी इसको किस तरह से लिखेंगे Al2 और O3। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो बच्चों अब हम देखेंगे फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए हमें जैसे कंपाउंड फॉर्म में दे रखा है कि फेरस सल्फेट का कंपाउंड है और ये फेरिक सल्फेट का। अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए बच्चों जो फेरस है, ये फेरस है, इसमें क्या है अस और इसमें क्या है फेरिक। तो फेरस जो है इस पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है +2 और इस पे चार्ज कितना होता है फेरिक पे +3। उसी तरह से आपको याद रखना है जब अस आएगा तो उसका जो चार्ज है वो कम होगा और जब एक का आएगा फेरिक उस पे जो चार्ज है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। तो अब सल्फेट का आपको पता है SO4 2-, यानी फेरस पे चार्ज होता है -2, तो ये क्या है -2। अब जब फेरिक है इस पे जो चार्जेस को ऐसे लिख लेंगे और इस पे जो चार्जेस पे ऐसे लिख लेंगे। तो अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe2 और SO4 2। तो बच्चा आप देख सकते हैं ये जो है सेम फैक्टर यानी सेम है, तो ये क्या हो जाते हैं कट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा FeSO4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा FeSO4। उसी तरह से जो फेरिक है इस पे चार्ज जो है 3 है और इस पे चार्ज जो है वो 2 है। अब इनमें क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इस तरह से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Fe इधर क्या आएगा 2 और ये क्या होगा SO4 और ये क्या होगा पूरा 3। तो इसका फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा Fe2SO4 3 और फेरस का क्या होगा FeSO4। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा कि फेरस पूछा गया है या फेरिक पूछा गया है। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होगा FeSO4 और फेरिक सल्फेट का होगा Fe2SO4 3। उसी तरह से हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो है इस पर कितना चार्ज होता है +2 का और कार्बोनेट पे CO3 -2। ये क्या होगा 2, इसका चार्ज को लिख देंगे नीचे, इसका चार्ज लिख देंगे यहाँ। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा Ca2 और CO3 2। अब बच्चा आप देख सकते हैं सेम फैक्टर है तो इन्हें क्या कर देंगे कट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा CaCO3। तो ये क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। तो बच्चा आपने देखा कि हमने किस तरह से इन फॉर्मूलाज को बनाया है चार्ज की हेल्प से। तो बच्चा आपको चार्ज जो है एलिमेंट्स पे जो चार्ज है वो क्या याद होना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी भी कंपाउंड को फॉर्मूला की फॉर्म में चेंज कर सकते हो। उसी तरह से NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो है ये क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, हाइड्रोजन कभी भी सिंगल एटम के फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा साथ में ही रहता है, ये आपको पता होगा। उसी तरह से क्लोरीन है, ये भी Cl2 की फॉर्म में रहता है। जब ये इस तरह से रहते हैं तभी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और ये अगर ये फ्री फॉर्म में रहेंगे तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो अकेला हाइड्रोजन जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है उसके जो 2 एटम्स हैं हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। उसी तरह से क्लोरीन के भी जो 2 एटम्स हैं हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो इससे क्या बनेगा
HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। तो ये क्या हो गई रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन हो गई। और हमने जो है हाइड्रोजन क्लोरीन और हाइड्रोजन, इससे क्या बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से। तो ये हमने इसका क्या लिखा है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है, किसकी हेल्प से, चार्ज की हेल्प से। तो हाइड्रोजन, इस पे भी आपको पता है हाइड्रोजन पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, तो जो हाइड्रोजन है इस पे क्या होता है +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पे क्या होता है -1 चार्ज होता है। तो जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे HCl, तो यहाँ पर 1 और 1 आएंगे जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा HCl, इसलिए क्या बन गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसी तरह से हम देखते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड में क्या होता है Ba, बेरियम का सिंबल होता है Ba और क्लोराइड का क्या होता है Cl। तो अब बच्चों आपको पता है कि जो बेरियम है उस पर क्या, उसका जो चार्ज होता है वो कितना होता है +2, और क्लोरीन का चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ पर क्या लिखा 1। तो ये क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा Ba, और क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, Cl2। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का BaCl2। उसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट का लिखेंगे Al, पहले इन्हें दूर दूर लिख देते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और सल्फेट पर चार्ज होता है -2। तो इसका 3 और इस पे 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एल्यूमिनियम जो है एल्यूमिनियम Al2 और SO4 होल थ्राइस। इस तरह से क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। और उससे क्या बना बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट को लिखने के लिए बेरियम पे क्या चार्ज होता है +2 और सल्फेट पे SO4 -2 चार्ज होता है। तो इससे हम जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 से 2 यहीं से हम कट कर सकते हैं, BaSO4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला ये हो गया। उसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम और क्लोराइड, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है और क्लोराइड पे -1। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा Al, और क्लोरीन का क्या हो जाएगा Cl3। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हमने इसकी जो ये वर्ड इक्वेशन है इसको किस में, वर्ड इक्वेशन को किस में चेंज कर दिया, केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। जैसे अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं Al2SO4 3, उसी तरह से BaSO4 + AlCl3। तो ये क्या हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको चार्ज पता हो गया तो आप बहुत इजीली किसी भी जो कंपाउंड है उसका क्या बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, या कोई केमिकल रिएक्शन है उसको केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से देख सकते हैं आप, जैसे सोडियम है, सोडियम का आपको पता है कि Na होता है सिंबल, वाटर का H2 होता है, तो क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + H2। NaOH क्यों बना, क्योंकि सोडियम में होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और हाइड्रोक्साइड यानी OH की क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -1। तो ये 1 और 1 कट हो जाएगा, इसलिए NaOH हो गया। और हाइड्रोजन आपको पता ही है H2 की फॉर्म में होता है, सोडियम ये है। और उसी तरह से हाइड्रोजन जो है उस पर क्या होता है हाइड्रोजन क्या होता है +1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 चार्ज होता है। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 होगा, इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या बन गया H2O। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने एक केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन को बनाया। किससे, क्योंकि हमें चार्ज पता था, इसलिए हमें चार्ज पता होने के कारण हम केमिकल इक्वेशन में इसे चेंज कर पाए। तो आई होप आपको बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को लिख सकते हैं। तो जिस तरह से आप इन्हीं इक्वेशंस को प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है बच्चों यही इक्वेशन एग्जाम्स में आ जाए, और नहीं तो आप इसे और प्रैक्टिस करेंगे या फिर जितनी बार इसे लर्न करेंगे देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा ये। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसी में ही NCERT बुक का ही 3rd क्वेश्चन जो है पेज नंबर 6 पर, वो ये है राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द
फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो है केमिकल इक्वेशन को सेंटेंस फॉर्म में दे दिया गया है, हमें इसे क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, या फिर जो है हमें इसे जो केमिकल इक्वेशन है उसके फॉर्म में लिखना है। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जब सॉल्यूशन दे दिया जाए तो जैसे हमने लिखा बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन दे दिया जाए तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एक्वस। यानी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन कब बनेगा, जैसे बेरियम क्लोराइड है, जैसे बेरियम क्लोराइड है उसको हम वाटर में या फिर किसी लिक्विड में मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन। ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये एक्वस है। उसी तरह से सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब वाटर में सल्फेट को मिक्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। यानी सोडियम सल्फेट को जब वाटर में मिक्स करा तो ये क्या हो गया, एक्वस हो गया, यानी ये इसका सॉल्यूशन बन गया। तो उससे रिएक्ट करने से क्या बन रहा है, ये बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। तो इसे हम उसी तरह से लिख सकते हैं। जैसे अब ये क्या बन गई, एक वर्ड इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में या इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे बेरियम क्लोराइड, बी ये और क्लोराइड। जैसे बेरियम जो होता है इसका चार्ज, इस पे चार्ज होता है +2, क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, -1। जब ये इनमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम यानी Na और सल्फेट SO4, 2- चार्ज होता है इस पर, सोडियम पे क्या चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो सोडियम और इसमें जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या बन जाएगा, Na2SO4। उसी तरह से बेरियम सल्फेट है, Ba और SO4। बेरियम पे क्या चार्ज होता है, +2 और इस पे सल्फेट पे -2। इनमें जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों के जो चार्जेस है सेम है तो ये क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो ये क्या बना, BaSO4। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में होता है Na और Cl, इस पर +1 चार्ज होता है, इसमें -1 चार्ज होता है। तो ये दोनों कट हो जाएगी और क्या बन जाएगा, NaCl। तो बच्चों ये हुआ इसका सिंबॉलिक फॉर्म, या फिर इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन फॉर्म। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब जैसे हमें ये रीड करना होगा तो जैसे आप देख सकते हैं वाटर, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब वाटर में मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी क्या है, सॉल्यूशन है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्वस। उसी तरह से सोडियम, उससे क्या बना, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो बच्चों ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। उसी तरह से क्या बना, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस वाटर का फॉर्मूला आपको पता ही, H2O। तो ये क्या हो गई, इसे वर्ड इक्वेशन की वर्ड रिएक्शन जो है इसकी केमिकल इक्वेशन में हमने इसे चेंज कर दिया है। क्योंकि हमें क्या पता थे, हमें आयन जो ये एलिमेंट्स है इनके ऊपर जो चार्ज है वो हमें पता थे कि इन पे कौन कौन से चार्ज है, इसलिए हमने इसका क्या बना दिया, फॉर्मूलाज बना के इसे केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से किसी वर्ड इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को जो है केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ज़रूरी है आपको कि इनके चार्ज जो है आपको याद होने चाहिए। उससे इन चार्ज जो एनायन और जो कैटायन के जो चार्ज है इन्हें आप एक दो बार जब रीड करेंगे, इन्हें लिखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली जो है याद हो जाएंगे। और बच्चों आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इसे लिखने में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो इस तरह से आप जो है इन्हें याद कीजिए और जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो जो है 5 टाइप्स के होते हैं और इन 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन की हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।